हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3। अब हम आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या होता है? इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन people naturally interact with one another and build social and friendly relationships. These relationships from small groups within the organization. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते करते एम्प्लॉयज नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सोशल और फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेते हैं। These naturally formed group and connection are known as informal organizational structure. ये जो फ्रेंडशिप और इंटरेक्शन के थ्रू छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, इन्हीं नेचुरली बने हुए ग्रुप्स को या कनेक्शन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर अराइज automatically and primarily fulfills the psychological and social need of employees. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं बनाती, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होती है और एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को फुलफिल करती है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, ऑटोमेटिकली फॉर्म। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स नेचुरली थ्रू इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज विदाउट एनी प्लान्ड एफर्ट बाय मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर है ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्लान करके नहीं बनाती, ये एम्प्लॉयज के बीच डेली इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप की वजह से बन जाती है, ये नेचुरली डेवलप हो जाती है। Second, no formal rules. It does not operate under official rules. Instead, group values and mutual understanding guide members' behavior. दूसरा फीचर है नो फॉर्मल रूल्स। इसमें कोई ऑफिशियल रूल्स या पॉलिसी फॉलो नहीं होती। ग्रुप के मेंबर्स आपस की अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल वैल्यू की बेसिस पर काम करते हैं। थर्ड, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन। Communication flows freely without following a fixed chain of command or authority. इसमें यह है, यहाँ कम्युनिकेशन फ्रीली होती है, मतलब कि कोई ये नहीं है कि टॉप लेवल से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, मतलब फिक्स चेन ऑफ कमांड या अथॉरिटी को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, नो फिक्स स्ट्रक्चर। It has no rigid organizational structure because it is based on personal relationship and social connection. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये पर्सनल रिलेशनशिप और सोशल कनेक्शन के बेसिस पर चलता है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट alongside the formal organization and grows from employees working together. इसका मतलब यह है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की साथ ही एग्जिस्ट करता है। जब एम्प्लॉयज साथ में काम करते हैं तभी तो ये नेचुरली ग्रो होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो नहीं किया जाता या नहीं होती, इसलिए इंफॉर्मेशन और मैसेज बहुत जल्दी एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयज तक पहुंच जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, फुलफिल्स सोशल नीड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स due importance to psychological and social need of employees, which motivates the employee. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को इंपॉर्टेंस देता है। इससे एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं और उनका मोरल भी इंप्रूव रहता है। थर्ड, करेक्ट फीडबैक। इसका मतलब यह है कि थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज ऑन वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स। इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के रियल फीडबैक मिल जाती हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या
इससे मैनेजमेंट को पॉलिसीज और प्लान के बारे में एम्प्लॉयज की एक्चुअल ओपिनियन पता चलती है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, स्प्रेड रूमर्स। Information spread through informal organization structure are rumors which may mislead the employees. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, लेकिन कई बार ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रूमर्स होती है। ऐसे रूमर्स एम्प्लॉयज को मिसलीड भी कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। An informal structure does not form a structure for smooth working of an organization. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या सिस्टम नहीं होता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का काम हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता। थर्ड पॉइंट, मे ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट। इफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, then it becomes very difficult to implement them in the organization. इसका मतलब यह है कि अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज या चेंजेस को अपोज या करते हैं, तो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, अपोज मतलब होता है विरोध करना, इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, मोर एम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर gives more importance to satisfaction of individual interest as compared to organizational interest. इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ज्यादा अपने पर्सनल इंटरेस्ट और सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, मीनिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई प्लान स्ट्रक्चर्ड होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की फ्रेंडशिप और सोशल रिलेशनशिप से नेचुरली बनती है। सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बनती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंटरेक्शन से अपने आप डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट, अथॉरिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी पोजीशन और डेजिग्नेशन पर बेस्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी पर्सनल क्वालिटीज और इन्फ्लुएंस पर बेस्ड होती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, बिहेवियर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर ग्रुप्स, नॉर्म्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होती है। फिफ्थ पॉइंट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ऑफिशियली चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली फ्लो कर सकता है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पर, नेचर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल और चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है। सेवेंथ पॉइंट, लीडरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ही ऑफिशियल लीडर होता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर नेचुरली इमर्ज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर ही हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अ मैनेजर हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन नॉट डू ऑल टास्क अलोन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो सारे टास्क अकेले नहीं कर सकता। He assigns specific tasks to suitable employees based on their skills and experience and allow them the authority to complete those tasks. मैनेजर एक स्पेसिफिक टास्क एक सही एम्प्लॉयज जिसकी स्किल और एक्सपीरियंस अलाउ करती है कि उसको उस चीज की अथॉरिटी, उस काम की अथॉरिटी दी जाए। द मैनेजर रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, और मैनेजर उस चीज के लिए अकाउंटेबल होता है जो भी रिजल्ट उसका होता है। दिस प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड डेलीगेशन। इस प्रोसेस को जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी अथॉरिटी किसी और को देते हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देते हैं, उसी प्रोसेस को डेलीगेशन कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, डेलीगेशन मीन्स पासिंग
on authority and responsibility from higher level to lower level in the organization. सिंपल वर्ड में डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर लेवल से लोअर लेवल में पास करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड अथॉरिटी और थर्ड अकाउंटेबिलिटी। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइन्ड टू द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट अ टास्क इन द राइट वे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अपने सबऑर्डिनेट को जो भी ड्यूटी दी जाए वह उसको कंप्लीट करे एक सही तरीके से। Delegation starts when a manager assigns part of his responsibility to subordinate. Delegation तब स्टार्ट हो जाता है जब मैनेजर अपना काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट यानी जूनियर या लोअर लेवल के लोगों को दे देता है, तो वो डेलीगेशन स्टार्ट हो जाता है। वंस असाइन दैट बिकम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक बार उनको काम दे दिया गया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम उनको करना है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी गिवन टू द सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है जो कि सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, जो कि वो कर जो स्पेसिफिक काम दिया जाता है उसको करता है। सेकेंड पॉइंट, इट कम्स फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, as the subordinate has to perform the assigned duty for the superior। ये कहां से आता है? ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप की वजह से होता है। अगर उनका रिलेशन अच्छा हुआ तो वो देंगे, सुपीरियर उनको काम देंगे परफॉर्म करने के लिए, और सुपीरियर को उनके ऊपर भरोसा होगा तब दिया जाता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउज मूव upward as the subordinate is accountable to his superior। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउ करती है, ऑलवेज मूव, ऊपर की तरफ मूव करती है। सबऑर्डिनेट हमेशा अकाउंटेबल होता है उसके सुपीरियर के लिए, जो भी उसको काम दिया जाता है उसके लिए अकाउंटेबल होता है। सेकेंड टॉपिक है अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन एंड गिव डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन को। अथॉरिटी का मतलब है या अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर और एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देने का राइट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। इन एन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन। अथॉरिटी हमेशा पर्सन की पोजीशन या रैंक के बेसिस पर मिलती है, ना कि उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के बेसिस पर। सेकेंड पॉइंट, it gives a person the right to make decision because his or her managerial position। अथॉरिटी मैनेजर को उसकी मैनेजरियल पोजीशन की वजह से डिसीजन लेने की राइट देती है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, मतलब कौन सीनियर है और कौन जूनियर है ये क्लियर होता है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट इज लिमिटेड बाय द लॉ, रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी अनलिमिटेड नहीं होती, ये ऑर्गेनाइजेशन के लॉज, रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही यूज की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट, इट कम्स फ्रॉम द चेन ऑफ कमांड दैट कनेक्ट्स डिफरेंट जॉब पोजीशंस। इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी चेन ऑफ कमांड से आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जॉब पोजीशन कनेक्ट करती है। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। इट मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का फ्लो हमेशा टॉप से लोअर लेवल की तरफ जाता है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट सेवेंथ। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। जितनी अथॉरिटी दी जाए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी।
थर्ड टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स आर आंसरेबल फॉर नॉट कंप्लीटिंग द असाइन्ड वर्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब सबऑर्डिनेट आंसरेबल होता है, जो भी काम उसको सौंपा जाता है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो वो आंसरेबल होता। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कारण था, ये अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होता। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड रिजल्ट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो काम दिया गया है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। Second point, it is a personal and cannot be delegated to another. अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती, किसी और के ऊपर सौंपी नहीं जा सकती। अगर तुमको काम दिया गया है, जिस एम्प्लॉय को काम दिया गया है या जिस सबऑर्डिनेट को काम दिया गया है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो काम क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, वो अपने सुपीरियर को जवाब देगा। थर्ड पॉइंट, इट इज एंश्योर्ड थ्रू कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ द वर्क परफॉर्म। यह इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन मतलब चेंजेस होता रहे, काम करते रहे। और फिर फोर्थ पॉइंट, इट मूव्स अपवर्ड, दैट इज द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू द सुपीरियर। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब सबऑर्डिनेट आंसरेबल होता है, जवाब देना होता है उसको, सुपीरियर को, अपने सीनियर को। अब हम देखते हैं समरी ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट, मीनिंग, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर देना और डिसीजन लेने की पावर। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है असाइन टास्क को कंप्लीट करने की ड्यूटी। और लास्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टास्क के फाइनल रिजल्ट के लिए आंसरेबल होना। अब बात करते हैं डेलीगेशन, अथॉरिटी। अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया जा सकता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सकती है, लेकिन पूरी तरह से डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी और को डेलीगेट नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ओरिजिन। अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन या डेजिग्नेशन से मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी से आती है। और अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की होती है उसके थ्रू आती है अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब लास्ट है फ्लो, अथॉरिटी। अथॉरिटी का फ्लो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होता है। और अकाउंटेबिलिटी भी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होती है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।